ओवरऑल टॉपिक इज सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का क्या मतलब है? सैम्पलिंग मैंने काफ़ी देर पहले काफ़ी बातें की इसके ऊपर। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। सैम्पल को हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि ये एक बल्क मटेरियल का स्मॉल पोर्शन होता है या पॉपुलेशन का सबसेट होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के एतबार से बोलेंगे तो आप कहेंगे पॉपुलेशन का सबसेट है। अगर आप जनरल वे में बोलेंगे तो आप कहेंगे किसी बल्क मटेरियल का स्मॉल पोर्शन है। तो सैंपल ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस आप करते हैं उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है ये। इसलिए सैम्पलिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम पूरे मटेरियल को या पूरे बल्क को एनालाइज नहीं कर सकते। अब आप सॉइल का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप सारी सॉइल का तो एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं, तो आप उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे जिसको आप एनालाइज करेंगे। तो पहले तो ये एक लाइन का इंट्रोडक्शन ही था कि सैंपल इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और सैंपल को दो अंदाज में आपने ध्यान में रखना है। ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ क्विज में इस तरह की बातें पूछी जाएंगी कि सैंपल इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन या सैंपल इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ बल्क मटेरियल। बल्क कहते हैं लार्ज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में। फिर आगे भी फर्दर भी बताया कि सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल बल्क, इट्स कंपोजिशन शुड क्लोजली रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द बल्क। इसका मतलब ये है कि सैंपल को कलेक्ट करते हुए बहुत एहतियात करना पड़ेगी कि जो बल्क मटेरियल है उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है सैंपल में। ये ना हो कि आप किसी एक कॉर्नर से या किसी एक सरफेस से या किसी एक पॉइंट से सैंपल कलेक्ट कर लें तो वो पूरे बल्क की नेचर को या उसकी कंपोजिशन को रिप्रेजेंट ही ना करे। तो इसलिए एक बेहतर वे सैम्पलिंग का आपको अडॉप्ट करना होगा क्योंकि वो जो थोड़ा सा पोर्शन होता है बल्क का वो पूरे बल्क के करेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है। इसलिए उसको होमोजेनाइज करना पड़ेगा। हम आगे देखेंगे होमोजेनाइज कैसे होगा। ये आगे बताया गया कि क्रिटिकल स्टेप है। क्रिटिकल स्टेप इन एनालिसिस एज अ सिग्निफिकेंस एंड एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन सैम्पलिंग। अभी मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपको सैम्पलिंग करनी है तो बहुत एहतियात से करनी होगी क्योंकि पूरे बल्क का जो रिज़ल्ट है वो उसी सैंपल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और सैंपल जो है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है, और फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होगा कि जो कंपोजिशन होगी उसमें मिक्स्ड फेजेस होंगे, सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड, इस तरह से मिक्स्ड फेजेस होंगे, उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। होमोजेनियस सैंपल ये होगा कि सेम फेज होगा, या तो ओनली सॉलिड होगा या ओनली लिक्विड होगा या ओनली गैस होगा। प्लीज़ अपना माइक ऑफ करें जिसका माइक ऑन है। तो सैंपल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी, और ये हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस कैटेगराइज भी हम कर सकते हैं सैंपल। मेरा ख्याल है किसी ने अनजाने में अपना माइक ऑन कर लिया। ओके, बोलिए। अच्छा जी, होमोजेनियस सैंपल क्या है? अ ग्रैब सैंपल। जो ग्रैब और ग्रॉस, ये दो टर्म्स हम सैंपल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अभी आज के दिन में। ग्रैब सैंपल और ग्रॉस सैंपल। ग्रैब सैंपल ये है कि आप फॉर वंस ही आप सैंपल लेते हैं, आपको पता होता है कि ये होमोजेनियस है, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ सैंपल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। ये अगर आपका जो बल्क है वो होमोजेनियस है तो सैंपल भी होमोजेनियस होगा, तो आप फिर ग्रैब सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये सैंपल टेकन वंस, बस जैसे आप जाते हैं क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो आपका वो ब्लड जो है वो एक ही बार कलेक्ट कर लेते हैं सैंपल। ये नहीं करते कि आपके हाथ से या आपके पाँव से या आपकी टांगों से या एब्डोमेन से अलग अलग वे में कलेक्ट नहीं करते। तो इसको ग्रैब सैंपल कहते हैं, जो फॉर वंस ओनली वंस ही आपसे कलेक्ट किया जाता है या आप कलेक्ट करते हैं किसी बल्क से, और ये होमोजीनियस सैंपल होगा। यहाँ पे क्या है जी, ग्रैब सैंपल इज ऑफ्टन ओके, ज़्यादातर ये दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस इन क्लिनिकल लैब ग्रॉस सैंपल होता है ब्लड या यूरिन,
कैन बी एनालाइज डायरेक्टली एज इट इज़ होमोजेनियस। तो हम उसको एक ही वे में या एक फॉर वन सम सैंपल लेंगे तो उसको कहेंगे हम ग्रैब सैंपल। आगे ग्रॉस सैंपल की भी बात की जा रही है, वो हेट्रोजेनियस सैंपल होगा। सेवरल इंडिविजुअल सैंपल्स आर टेकन। अगर आपके पास जो सिस्टम है या बल्क है वो हेट्रोजीनियस है तो फिर आप उसके मुख्तलिफ सर्फेसेस से या मुख्तलिफ ऑर्गन से या मुख्तलिफ प्लेसेस से आप एक से ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और फिर उनके लिए आप फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो उनको हम कहेंगे ग्रॉस सैंपल। तो सेवरल इंडिविजुअल सैंपल्स आर टेकन, वहाँ फॉर वन सी लिया गया था और यहाँ several samples लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एनालाइजिंग एवरेज प्रोटीन कंटेंट ऑफ शिपमेंट ऑफ ग्रेन्स। अगर आप कोई भी ये प्रोटीन वाली जो आपके पास फूड है उसको अगर आपने एनालाइज करना है किसी शिपमेंट में से कहीं आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं भेज रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, वन हैज़ टू कलेक्ट लिटिल ग्रेन फ्रॉम ईच बैग ड्यूरिंग लोडिंग या ऑन लोडिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग स्पेयर। ये हम देखेंगे सैम्पलिंग स्पेयर कैसा होता है, जिसको सैक सैम्पलर भी कहते हैं। एंड कंबाइन टू ऑब्टेन अ ग्रॉस सैंपल। सपोज दैट आप 100 सैक जो है वो भेज रहे हैं किसी फूड मटेरियल का, तो हर सैक में से आप एक एक ग्रेन कलेक्ट कर लें तो 100 ग्रेन जमा हो जाएंगे। अब ये वाला सैंपल जो है ये ग्रॉस सैंपल कहलाएगा। लेकिन अगर आप फॉर वंस ही, अगर होमोजेनियस है आपका जो मटेरियल है या बल्क है तो आप फॉर वंस ही लेते हैं सैंपल, उसको ग्रैब सैंपल कहते हैं। तो ग्रैब सैंपल और ग्रॉस सैंपल में डिफरेंस क्लियर कर लें। अगर आप फॉर वंस होमोजेनियस बल्क से सैंपल लेंगे तो वो ग्रैब सैंपल है, बार बार सैंपल कलेक्ट नहीं करते, मुख्तलिफ जगहों से सैंपल कलेक्ट नहीं करते। अगर आप सेवरल सैंपल्स लेते हैं तो फिर वो ग्रॉस सैंपल होगा, उनकी जो कलेक्शन होगी, जो कंबाइन होंगे सेवरल सैंपल्स को, जब इंडिविजुअल सैंपल्स को कंबाइन करेंगे तो वो ग्रॉस सैंपल कहलाएगा। और उसके बाद है जी ये सैम्पलिंग को कुछ हम शेमेटिक वे में देखेंगे कि ग्रॉस सैंपल क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल पोर्शन ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड। अभी जैसे मैंने बोला था कि कोई फूड मटेरियल आप किसी जगह पे भेज रहे हैं और मुख्तलिफ वो कंटेनर्स में हैं या पैकिंग में है, तो हर पैकिंग में से आप एक एक सैंपल लेते हैं तो उनको कंबाइन करके आप ग्रॉस सैंपल बना लेते हैं। तो ग्रॉस सैंपल कंसिस्ट ऑफ सेवरल पोर्शन ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड। फिर लेबॉर्ट्री सैंपल क्या होते हैं, लेबॉर्ट्री सैंपल जो है वो हमारे पास है जी, लेबॉर्ट्री सैंपल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रॉस सैंपल मेड होमोजेनियस। अब आपने 100 बैग्स थे, हर एक में से थोड़ा थोड़ा सैंपल है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैंपल हो गया। अब सारा आप लेबॉर्ट्री में नहीं लेके जाएंगे, उसका कुछ पोर्शन लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले उसको होमोजेनाइज करेंगे। और होमोजेनाइज कैसे करना है ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो ग्रॉस सैंपल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, लेबॉर्ट्री सैंपल जो है वो कम क्वांटिटी में होता है। अभी हम देखेंगे कि ग्रॉस सैंपल किलोग्राम्स में भी हो सकता है और लेबॉर्ट्री सैंपल जो है वो ग्राम्स में होता है, जबकि एनालिसिस सैंपल जो फर्दर कम हो जाता है। अब लैब में आपने कुछ ग्राम्स का सैंपल रख लिया, अब उसके फर्दर आप पोर्शन में लेंगे और एक एक एनालिसिस में एक एक एक्सपेरिमेंट में उसको यूज़ करते जाएंगे। तो एनालिसिस सैंपल इज़ दैट विच इज़ एक्चुअली एनालाइज्ड। इसको मैंने एक और वे में यहाँ पे दिखाया है, ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ मेजरमेंट प्रोसेस। पहले आप करेंगे सैम्पलिंग जो हम पढ़ रहे हैं, फिर सैंपल को प्रिजर्व करेंगे, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे और फिर एनालिसिस में ले जाएंगे। सैम्पलिंग से मतलब वो कलेक्शन है, फिर उसको प्रिजर्व करना मतलब किसी एक कंटेनर में उसको रख लेंगे सैंपल को, उसको सैंपल कंटेनर कह लेंगे। फिर सैंपल को होमोजेनाइज करके ग्रॉस सैंपल से स्मॉल पोर्शन की तरफ ले जाएंगे, लेबॉर्ट्री सैंपल बनाएंगे, फिर उसको एनालिसिस सैंपल में ले जाएंगे। ये देखें, ये सैंपलिंग का मतलब है वो कलेक्ट करना, किस तरह से कलेक्ट करना आगे हम सीखने वाले हैं। फिर उसको किसी एक कंटेनर में होमोजेनाइज करना, फिर उसको लेबॉर्ट्री सैंपल के तौर पर प्रिपेयर करना, फिर उसको एनालिसिस सैंपल के तौर पर प्रिपेयर करना। और फिर ये है जी बल्क ऑफ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जिसमें से आप सैंपल लेना चाहते हैं। तो आपने वेरियस इंडिविजुअल सैंपल्स कलेक्ट किए तो वो ग्रॉस सैंपल कहलाएगा। ये इसकी क्वांटिटी कुछ ग्राम से किलोग्राम तक हो सकती है, यानी ये लार्जर पोर्शन है सैंपल का। इसको आप कम करेंगे, लेबॉर्ट्री सैंपल में ले जाएंगे होमोजेनाइज करने के बाद तो वो फ्यू ग्राम्स में ही होता है, किलोग्राम्स में नहीं होता। और फिर इसको फर्दर आप मुख्तलिफ इसके पोर्शंस बना लेंगे तो आपके पास या तो वो फ्यू ड्रॉप्स में आ जाएगा या फ्यू मिलीग्राम्स में आ जाएगा या फ्यू मिलीलीटर्स में आ जाएगा, तो उसको हम एनालिसिस सैंपल कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में गए तो एक सिरिंज वो जो है वो फिल कर लेते हैं ब्लड की,
आगे उन्होंने फिर वैक्यूम ट्यूब्स रखी होती हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। वो 3-4 ट्यूब्स के अंदर उनको डिवाइड कर देते हैं। तो जो उन्होंने एक सिरिंज में कलेक्ट किया वो लेबॉर्ट्री सैंपल था, आगे फर्दर उन्होंने जो वैक्यूम ट्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया वो एनालिसिस सैंपल से। तो वो लेबॉर्ट्री सैंपल की डिवीजन है फर्दर स्मॉल पोर्शन में, उसको एनालिसिस सैंपल कहते हैं। बल्क में से कलेक्ट करना है वेरियस नंबर ऑफ सैंपल्स, तो उसको एक ही कंटेनर में कहीं कलेक्ट कर लेंगे, वो ग्रॉस सैंपल कहलाएगा। उसको फिर होमोजेनाइज करके उसके स्मॉल पोर्शंस बना लेंगे, तो एक स्मॉल पोर्शन लेबॉर्ट्री सैंपल कहलाएगा। उस लेबॉर्ट्री सैंपल के फर्दर स्मॉलर पोर्शंस बना लेंगे तो उनको हम एनालिसिस सैंपल बोलेंगे। तो सबसे स्मॉलर क्वांटिटी में एनालिसिस सैंपल होता है और लार्जर क्वांटिटी में ग्रॉस सैंपल होता है। अब जिस सॉलिड्स की सैम्पलिंग हम कैसे करेंगे, अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में जा रहे हैं और अपने होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बल्क की तरफ जा रहे हैं। तो अगर सॉलिड्स की आपने सैम्पलिंग करनी है, आप अपने जहन में रखिएगा कि आप सॉइल का जब एनालिसिस करेंगे तो सॉइल जो है वो सॉलिड्स है, तो या रॉक्स की करनी है आपने, कोई इस तरह के स्टोन मटेरियल की करनी है या मेटल्स की करनी है, तो वो सॉलिड्स हैं। तो सॉलिड्स की सैम्पलिंग कहा जा रहा है कि सॉलिड सैंपल्स आर ऑफ्टन द मोस्ट डिफिकल्ट टू सैंपल। एक स्टोन है बहुत बड़ा सा, उसको आप स्टडी करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके आप या तो उसको पहले पाउडर वे में लेके जाएं, फिर उसमें से थोड़ा सा कलेक्ट करें, या आप उसके मुख्तलिफ सर्फेसिस से थोड़ा थोड़ा मटेरियल कलेक्ट करके फिर होमोजेनाइज करेंगे। इसलिए कह रहा है ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, नीचे बताया जा रहा है कि ये इनहोमोजेनियस होता है, पार्टिकल साइज वेरी करता है, और पार्टिकल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं कि एक सॉलिड जो है वो मुख्तलिफ कंपोजिशन का हो, मुख्तलिफ पार्टिकल्स कंटेन करता हो। तो ये डिफ़िकल्टी है सैम्पलिंग में सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स आर यूजुअली हेट्रोजीनियस एंड सैंपल्स मस्ट बी कलेक्टेड केयरफुली। तो याद रखिएगा सॉलिड जो है वो ज़्यादातर हेट्रोजीनियस होते हैं, इसलिए उनके लिए हम ग्रॉस सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो अगर हेट्रोजीनियस बल्क हो तो याद रखिएगा, ये अब आपको क्विज में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हेट्रोजीनियस बल्क के लिए आप कौन सा सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो आप कहेंगे ग्रॉस सैंपल कलेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सॉलिड्स कम इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ईच ऑफ विच इज सैंपल डिफरेंटली। कौन कौन सी फॉर्म्स में आते हैं, जो एग्जांपल है नीचे, लार्ज पार्टिकुलेट सच एज ओर्स, जो उसमें आपको कह रहा था कि जो स्टोन्स हैं या मिनरल्स हैं या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ओर्स हैं वो लार्ज साइज़ में होते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल पार्टिकुलेट, ये पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं, शीट मटेरियल हो सकता है, या टिश्यू सैंपल्स हो सकते हैं। ये टिश्यू सैंपल्स जो है बायोलॉजिकल सैंपल्स भी होंगे, आगे हम इनको भी देखेंगे। तो सॉलिड्स की सैम्पलिंग में आपको कहा गया कि ये हेट्रोजेनियस सैंपल्स बनेंगे और ग्रॉस सैंपल कलेक्ट करेंगे। डिफ़िकल्ट होता है, रीज़न इनहोमोजेनियस और वेरिएशन ऑफ पार्टिकल साइज और वेरिएशन विद इन पार्टिकल्स। उसके बाद आप इनके लिए अगर ग्रैब सैंपल यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, ग्रैब सैंपल क्या है, इज अ सैंपल टेकन एट रैंडम एंड अज्यूम टू बी रिप्रेजेंटेटिव। ये ग्रैब सैंपल का इंट्रोडक्शन फिर से आ गया। ग्रैब सैंपल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1/50 ऑफ द टोटल बल्क। अगर आपके पास 50 किलोग्राम है जो बल्क है या मटेरियल है, तो उसका 1 किलोग्राम जो है वो आप लेंगे सैंपल के तौर पर। ये अमाउंट एक प्रॉपर अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट बताई गई है। ईजीएस्ट टू कलेक्ट, यानी सैम्पलिंग इसकी आसान है क्योंकि एक ही बार आपने कलेक्ट करना है, लेकिन रिलायबल नहीं होगा क्योंकि पता नहीं आपने जो 50 किलोग्राम आपके पास बल्क था वो होमोजेनियस अगर था तो आपने किस पोर्शन से कहाँ से उसको कैसे कलेक्ट किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो कलेक्ट करना सैम्पलिंग तो ईजियर है क्योंकि ओनली फॉर वंस आपने कलेक्ट करना है सैंपल को, लेकिन रिलायबल नहीं होगा। और सेटिस्फैक्ट्री ओनली फॉर होमोजेनियस सैंपल। अगर बिल्कुल ही होमोजेनियस है आपके पास जो सब्सटेंस है, जो बल्क है वो टोटली होमोजेनियस है, तो फिर ठीक है। और ये है बेस्ट एंड ईजी टाइम फॉर सैम्पलिंग कौन सा है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। आप इसको जब सैम्पलिंग टाइम इसके लिए बेस्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे जब आप इसको लोड कर रहे हो या अनलोड कर रहे हो उस वक्त इसकी सैम्पलिंग करें। ये दिखाया गया, सपोज दैट ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे लिखा गया स्टेरिलाइजेशन, जो भी एक दिखाया गया, ये सैंपल कलेक्शन है, ये स्पीयर्स है या सैक सैंपलर है, अभी हम इसको अलहदा भी देखेंगे। वो जो सैक है ना उसमें उसको ना
इमर्स करके उसमें से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये टिपर्ड होते हैं और इनके अंदर कलेक्टिंग सरफेस होती है। तो ये नीचे भी दिखाया गया, जब उसको ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं ना, तो इस बैग के अंदर से या इस बैग के अंदर से वो कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल को। और इसके लिए भी देखा, इसको बैग के अंदर इमर्स करके सैंपलर को, और इस पॉलीथीन बैग के अंदर ये सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये ग्रैब सैंपल है, जब एक ही बार किसी एक सैक से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। अब है जी, ये भी ग्रैब सैंपल की ही बात की जा रही है, जब हमने कोई हेट्रोजीनियस या कोई सेडिमेंट्स कलेक्ट करने हो। तो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, जो समंदरों से, दरियाओं से, पानी के नीचे जो हमारे पास होते हैं चीज़ें, उनको कलेक्ट करना हो, तो ये उसकी शेप दिखाई गई है ग्रैब सैंपलर की। ये जॉ है एक, तो जो नीचे जाके जैसे हमारा जबड़ा बंद होता है तो वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर जमा कर लेता है, तो ये भी ऐसे ही जमा कर लेगा। तो बॉटम ग्रैब सैंपलर इज यूज, इसको कहते हैं बॉटम ग्रैब सैंपलर। इट हैज़ jars that close when they are in contact with sediments, scooping up sediments in the process। scooping, आपने जब आइसक्रीम लेने जाते हैं तो आइसक्रीम वाले के पास भी ना वो स्कूपिंग वाला इसी तरह का होता है, सैम्पलर ही उसको कह लें, ग्रैब सैम्पलर। तो भी आइसक्रीम का जो कंटेनर होता है ना, बल्क होता है, उसमें से वो एक स्कूप कलेक्ट करता है। तो इसी तरह से वो उसको बीच में डिप करता है, इमर्स करता है, और उसको ग्रैब करके ले आता है ऊपर एक आइसक्रीम के एक सैंपल को या एक स्कूप को। तो ये स्कूपिंग भी है, जिस अमल को कह रहे हैं। अच्छा, ईज ऑफ यूज़ एंड एबिलिटी टू कलेक्ट लार्ज सैंपल्स, क्योंकि काफ़ी लार्ज साइज़ का आपको जैसे नज़र भी आ रहा है, तो लार्ज सैंपल कलेक्ट हो जाएगा, आसान है यूज़ करने के लिए। और डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है, इंक्लूड टेंडेंसी टू लूज फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स एज वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सैंपल्स, क्योंकि ये टोटली क्लोज नहीं होगा। तो वाटर जो है वो, तो क्योंकि वाटर के नीचे से हम कलेक्ट करें सेडिमेंट्स को, तो जब पानी बाहर जाएगा तो पानी के अंदर जो बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे ना, वो पानी के साथ ही निकल जाएंगे उसमें से। तो ख़तरा ये है कि जो हम चीज़ कलेक्ट करना चाह रहे हैं शायद वो लूज़ हो जाए, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है। इसके अलावा लॉस ऑफ स्पेशल फॉर्म इंफॉर्मेशन बोथ लेटरली एंड विद डेप्थ ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सैंपल्स। तो ये एक और भी उसके बारे में कुछ और भी फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम लूज़ कर सकते हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये बड़ी सादा सी बात है। आगे कलेक्शन ऑफ सरफेस सैंपल, इसके लिए हम स्पैचुला यूज़ करते हैं, या हम जो है वो ये शॉवल्स यूज़ करते हैं। शॉवल्स जिसे बेलचा जिसे कहते हैं आम जुबान में। तो सॉयल सैंपल्स कलेक्टेड एट डेप्थ ऑफ अप टू 30 सेंटीमीटर आर इजीली कलेक्टेड विद स्कूप्स और शॉवल्स। यहाँ इनकी पिक्चर भी मैंने एक लगा दी है। ये बड़ी सादा सी बात है। जो अगर आपने अपर सरफेस को, सॉइल के अपर सरफेस को एनालाइज करना है, तो फिर तो आपको डीप जाना ही नहीं है। तो आप वैसे इसी शावल से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इवन स्मॉल कंटेनर्स ऑफ सॉलिड मटेरियल में भी सैंपल्स यूजिंग स्पैचुला और स्कूप्स। तो सॉइल सरफेस के ऊपर अगर आपने सैंपल कलेक्ट करना है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो स्कूप्स इस्तेमाल करते हैं या शॉवल्स इस्तेमाल करते हैं। अब है जी कलेक्शन ऑफ सॉइल एट ग्रेटर डेप्थ। अगर आपने सरफेस से नहीं बल्कि डेप्थ से लेके आना है सैंपल, फ्रॉम डीप इनसाइड ऑफ द सॉइल, आप चाहते हैं कि उसको आपने एनालिसिस करना है, तो फिर आप ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सॉइल सैंपलर जिसको कहते हैं। इसको यूज़ करते हुए भी दिखाया गया, आफ्टर यूज़ भी दिखाया गया, वो सैंपल कलेक्शन जैसे है। ये यूज़ करते हुए कैसे दिखाया गया, उसने इसको यहाँ से हैंडल किया हुआ है और ये पुश करने के लिए अपने पाँव से पुश कर रहा है ज़मीन के ऊपर रख के। तो एक्चुअली वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ट्रेंच एक जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, गड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेंच। उसके अंदर इसको ट्रेंच करेगा, पुश करेगा, अंदर जाके वो सैंपल कलेक्ट करेगा, फिर वापस उसको ले आएगा। तो सॉइल सैंपल्स collected at greater depth are obtained by digging a trench and collecting samples। यहाँ पे उन्होंने एक ट्रेंच डिग किया हुआ है और उसके अंदर से सैंपल को वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, drill a hole till the required depth, remove soil from the drill and analyze। तो ये डायग्राम में भी आपको मैंने पहले बता दिया, ये वो दिखाया गया है आपको सॉइल सैंपलर। तो इसका यूज़ यहाँ पर शो किया गया, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये 4 स्टेप्स में बताया हुआ है। पहला, पुश द सैंपलर इनटू द प्रोडक्ट, ये सॉइल में इसको पुश करेंगे। पहले तो उसका ट्रेंच करेंगे ना, गड़ा खोदेंगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया, फिर उसके अंदर ले जाएंगे इसको, उसके प्रोडक्ट के ऊपर इसको पुश करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे, रोटेट हैंडल जो ऊपर ये वाला हैंडल, इसको रोटेट करेंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे, रिमूव सैंपलर बाहर हटा लेंगे,
जब रोटेट करेंगे तो वो सैंपल को कलेक्ट कर लेगा, फिर इसको रिमूव कर लेंगे, फिर यूज़ डिस्चार्ज रॉड टू पुश सैंपल आउट। तो फिर यहाँ पे सैंपल जमा हो जाएगा, तो फिर डिस्चार्ज कर लेंगे, सैंपल को बाहर ले आएंगे। तो अगर आपने सॉइल सरफेस से कलेक्ट करने तो शॉवल्स या स्कूप्स यूज़ करते हैं। अगर आपने डेप्थ से कलेक्ट करना है तो फिर आप ये सॉइल सैम्पलर यूज़ करते हैं जो आपके सामने है। अब सैम्पलिंग फ्रॉम बैग्स, ये 3 चीज़ें दिखाई गई हैं ABC में। बैग से अगर आपने करना है सैंपल कलेक्ट, कोई चीज़ ऐसी है जो बैग में पैक की हुई है, तो सिंपल बैग सैम्पलिंग स्पेयर्स, इनको क्या कहते हैं, बैग सैम्पलिंग स्पेयर्स। ये तीनों ही मुख्तलिफ शेप के हैं, तो इसका आगे बताया भी जाएगा कि किस तरह का बेहतर होता है। इनको सैम्पलर्स भी कहते हैं। आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर टेकिंग सैम्पल्स फ्रॉम बैग्स बिकॉज दे आर रिलेटिवली चीप एंड सैम्पल क्विकली। जल्दी से आप एक उसमें इमर्स करेंगे बैग के अंदर और ये खुद ब खुद सैंपल जो वो कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर ये सरफेस होती है कलेक्शन के लिए। ये क्या होते हैं, टू ऑब्टेन अ गुड क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंपल द स्पीयर शुड बी 40 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ 40 से 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए ताकि एक अच्छा सैंपल जो है वो आप कलेक्ट कर सकें। और इसी तरह से फिर कहा गया कि टेपर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ी सी ये देखिए सरफेस टेपर्ड है, इसकी भी यहाँ पर भी ये टेपर्ड सरफेस है। टेपर्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्पेयर्स पेनिट्रेट बैग्स इजीली, वो ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं ना, तो सैंपल कलेक्शन जो है वो अच्छी हो जाएगी। आगे हमारे पास है जी सैम्पलिंग ऑफ पाउडर, स्मॉल ग्रेन्स अगर हैं। पहले हमने थोड़ा सा लार्ज साइज को डिस्कस किया बल्क मटेरियल में, अब हम पाउडर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम थीफ सैम्पलर यूज़ करते हैं। तो सैम्पलिंग ऑफ पाउडर, अगर पाउडर मटेरियल है, बल्क है, उसको एनालाइज करना है। जैसे ये जो बच्चों के लिए जो पाउडर्ड मिल्क होता है वो सारा, उसका अगर आपने एनालाइज करना है तो उसका सैंपल आप कैसे कलेक्ट करेंगे। तो स्मॉल पर्टिकुलेट इसको कहते हैं, स्मॉल पर्टिकुलेट मटेरियल सच एज पाउडर आर बेस्ट कलेक्टेड विद अ सैंपल थीफ। सैंपल थीफ ये यूज़ कर रहा है ये बंदा जो है ना, ये जो डायग्राम में दिखाया गया ये सैंपल थीफ है, और ये जो है ये भी उसी तरह की एक चीज़ है। अच्छा, सैंपल थीफ अलाउज मटेरियल टू बी कलेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेवरल लोकेशंस। तो इसको अभी हम अगर चाहें तो मैं थोड़ा सा वीडियोस में भी दिखाऊंगा इनके यूजेस सारे जो आप देख रहे हो। अच्छा, सैंपल थीफ अलाउज मटेरियल टू बी कलेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेवरल लोकेशंस। फिर ये पाउडर थीफ है, ये वाला जो है इसका यूज़ भी यहाँ पर 5 स्टेजेस में दिखाया गया। द पाउडर थीफ इज सूटेबल फॉर सैम्पलिंग फ्री फ्लोइंग पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स होते हैं दाने, छोटे दाने, तो वो पाउडर थीफ इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो स्टेज है, जैसे जो पेन लाइक आपको नजर आ रहा है, इसका ऑपरेशन क्या होगा, ये 5 स्टेजेस में। नंबर 1, इंसर्ट द सैम्पलर इनटू द प्रोडक्ट। ये इंसर्ट किया गया प्रोडक्ट, ये आपको ब्राउनिश सा शेड में नजर आ रहा है। इंसर्ट द सैम्पलर इनटू द प्रोडक्ट, एंश्योर दैट द टिप इज इनसाइड द सैम्पलर बॉडी। ठीक है, ये आपने टिप, ये है, ये सैम्पलर के अंदर, सैम्पलर मतलब वो बल्ब जिससे आप सैंपल लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर इमर्स होना चाहिए। फिर दूसरी स्टेज पे क्या कर रहे हैं, एट द रिक्वायर्ड डेप्थ पुल द बॉडी टू एक्सपोज द टिप। ये बॉडी ऊपर खींच देंगे उसकी, जैसे सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, बॉडी ऊपर खींच लेंगे और टिप जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। फिर वो सैंपल टिप के अराउंड जो है वो लग जाएगा। पाउडर विल फ्लो इन अराउंड द टिप, पाउडर जो है उसके साथ सारा अटैच हो जाएगा टिप के साथ। फिर क्या करेंगे, पुश डाउन द बॉडी, फिर बॉडी को वापस पुश कर देंगे, पुश डाउन द बॉडी ऑफ द सैम्पलर टू ट्रैप द सैंपल। फिर वापस बॉडी उसके ऊपर आ जाएगी और सैंपल इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। देन विद ड्रॉ द सैंपल, फिर इसको सैम्पलर से इसको बाहर निकाल लें। देन पुल ऑफ द बॉडी टू रिलीज द सैंपल, फिर बॉडी को वापस खींचेंगे और किसी एक और कंटेनर के अंदर सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरा बल्क था और बल्क में से ये थोड़ी सी अमाउंट जो स्मॉल पोर्शन है ये सैंपल हो गया। तो इसको हम कहते हैं ये पाउडर थीफ है या थीफ सैम्पलर है। तो जो पाउडर सैम्पलिंग करते हैं पाउडर के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सैंपल थीफ या पाउडर थीफ हम इस्तेमाल करते हैं। चोरी करते हैं ना, एक्चुअली ये चोरी ही है। तो उसमें पहले इमर्स करेंगे, डिप करेंगे, फिर बॉडी को अपवर्ड पुश करेंगे, वो सैंपल उसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर बॉडी को वापस उसके ऊपर कवर कर लेंगे और फिर उसको सैंपलर को बाहर ले जाएंगे और फिर उसको एक और कंटेनर के अंदर सैंपल को पुट कर देंगे।
अब आ गया जी, अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो ये बताया कि हमारे पास जो सैम्पलिंग है वो हम तीनों तरह की करेंगे, सॉलिड्स की भी, लिक्विड्स की भी और गैसेस की भी। फिर हमने सॉलिड्स की सैम्पलिंग शुरू की हुई है, उसमें ग्रैब सैंपल और ग्रॉस सैंपल का इंट्रोडक्शन किया। आप अगर सॉइल की सैम्पलिंग करना चाहते हैं सरफेस से तो आप शॉवल यूज़ करते हैं या स्कूप यूज़ करते हैं। अगर आप डीप सॉइल की सैम्पलिंग करना चाहते हैं तो फिर आप सॉइल सैम्पलर इस्तेमाल करते हैं, उसको अभी मैंने दिखाया था। अगर आपने सेडिमेंट्स को एनालाइज करना है तो फिर आप जो ग्रैब सैम्पलर है उसको यूज़ करते हैं, जो जॉ शेप होता है। और अगर आपने पाउडर का सैंपल करना है तो फिर आप थीफ सैम्पलर इस्तेमाल करते हैं। अब है जी मेटल्स और अलॉयज़ की सैम्पलिंग। सैम्पल्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉइंग, यानी तो जो सॉइंग होता है वो सॉ होता है, आरी जैसे कहते हैं या आरा कहते हैं, उससे कट करते हैं। मिलिंग और ड्रिलिंग, तो उसके बाद व्हेन सैम्पलिंग और मेटल इट इज़ यूजुअली नेसेसरी टू ऑब्टेन मटेरियल फ्रॉम बोथ द सरफेस एंड द इंटीरियर। अगर मेटल्स को आपने मेटल्स की सैंपल लेनी है तो सरफेस से भी कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसकी इंटीरियर डेंसिटी से भी, बॉडी से भी कलेक्ट करेंगे। अच्छा, वायर को करेंगे तो कटिंग ऑफ पीसेज ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ। अगर वायर का सैंपल करना है तो उसके पीसेस कट कर लेते हैं अप्रोप्रिएट लेंथ के, फिर उसको से। और ड्रिलिंग कैन ऑल्सो बी डन। फिर सैम्पलिंग ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ भी मैंने इसी में शामिल कर दिया। मेटल्स और अलॉयज़ कितनी सी बात थी। इट इज़ डन बाय रिमूविंग द इंटायर ऑर्गन विच इज़ देन होमोजेनाइज्ड बिफोर स्मॉलर पोर्शन आर टेकन फॉर द एनालिसिस। बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को आपने ऑर्गन को रिमूव करना है, उसको होमोजेनाइज करना है और फिर उसको एनालिसिस में ले जाएंगे। अल्टरनेटिवली स्मॉल पोर्शन में बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपोजिट सैंपल, या फिर कंपोजिट सैंपल इज़ देन होमोजेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड। ये जो कंपोजिट सैंपल है ये स्मॉल पोर्शंस को कंबाइन करके बनाएंगे, जिसको हम ग्रॉस सैंपल भी कह रहे थे पहले। अच्छा, अगर हमारे पास सैंपल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आप पहले बल्क मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है, फिर आप ग्रॉस सैंपल लेके आते हैं, ग्रॉस सैंपल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर आप लेबॉर्ट्री सैंपल उसमें से बनाते हैं, फिर आप एनालिसिस सैंपल बनाते हैं। तो सपोज दैट हम ग्रॉस सैंपल से लेबॉर्ट्री सैंपल की तरफ जाना चाहते हैं, तो ग्रॉस सैंपल से लेबॉर्ट्री सैंपल की तरफ जाने के लिए आपको किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप सैंपल साइज़ को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर है जी रिडक्शन ऑफ सैंपल साइज, बहुत छोटी सी बात है। दो काम बताए गए हैं, एक है रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज और दूसरा है सब सैम्पलिंग ऑफ ग्रॉस सैंपल। तो वो कैसे करेंगे आगे मैंने इसको दो पॉइंट्स में बताया है, कोनिंग एंड क्वार्टरिंग या फिर रिफलिंग। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग कैसे होती है ये भी हम देखने वाले हैं, और रिफलिंग कैसे होती है ये भी हम देखने वाले हैं। रिफलिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है, अभी हम इसको देखते हैं जी। ये है जी कोनिंग एंड क्वार्टरिंग। पहले कोनिंग एंड क्वार्टरिंग, ये जो है कुछ भी लगा के अगला चले जाए। ये फर्स्ट स्टेज में है। ग्रॉस सैंपल इज पाइल्ड एज कोन, उसको पहले पाइल कर लेंगे ऐसे कोन की फॉर्म में। ग्रॉस सैंपल को सबसे पहले क्या करना है, पाइल एज कोन, फिर उसको फ्लैटेंड कर देंगे। पहले कोन बना के, ये फ्लैटेंड भी इसी में किया हुआ है, फ्लैटेंड करके फिर इसको क्वार्टर्स में यानी 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर डिवाइडेड इन क्वार्टर, ये लाइंस आपको नजर आ रही है, क्वार्टर्स बनाती हैं इसके। फिर ये यहाँ पर भी इसको दोबारा से क्वार्टर्स बनाए गए, सेपरेशन ऑफ क्वार्टर्स। फिर ये अलहदा कर दिए गए 4 क्वार्टर्स। फिर आपने क्या करना है, डिस्कार्डिंग द अपोजिट क्वार्टर्स। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी और इसकी कंपोजिशन एक जैसी हो गई है, इसकी और इसकी कंपोजिशन भी एक जैसी हो गई है, तो इसको डिस्कार्ड कर दें, इसको रख लें। इनमें से इसको डिस्कार्ड कर दें, इसको रख लें, तो हाफ तो हो गया। फिर क्या करेंगे, डिस्कार्डिंग द अपोजिट क्वार्टर्स के बाद प्रोसेस इज रिपीटेड। फिर दोबारा से ये जो आपके पास 4 जो सब सैंपल्स थे उनमें से 2 रह गए, फिर उसको दोबारा से पाइल करेंगे, फ्लैटन करेंगे, क्वार्टर्स बनाएंगे, फिर 2 हिस्से डिस्कार्ड कर देंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये प्रोसेस है कोनिंग का और क्वार्टरिंग का। तो रिफलिंग क्या है, रिफलिंग टैंक यूज़ करते हैं, ये हम जो है अभी साथ ही में इसको देख लेते हैं कि
ये रिफिलिंग कैसे होती है ये तो पहले देख रहा था, ये हमें यहाँ से पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना? सैम्पलिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके फाइन, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ रिफिलिंग टैंक सैम्पलिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। ये जो है इसको देखो, कितनी छोटी वीडियो है। ये रिफिलिंग टैंक का यूज़ बताएगा सैंपल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। ये उसने एक ट्रे जो है, जो कलेक्शन टैंक है, उसको बाहर खींचा, इसके अंदर वो पूरा जो ग्रॉस सैंपल है वो उसने पुट कर दिया। तो ये कहेगा कि ये तकरीबन 5 लीटर सैंपल हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने एक इसमें टैंक में फिल कर दिया है। और इसके साथ ना यहाँ पर 2 और ये टैंक्स है, एक ये है और एक ये या ट्रे है। ये देखो उसने बाहर निकाल को दिखाया खाली वाली, एक और भी यहाँ पर ट्रे है। इनको इस तरह से वो डिवाइड किया हुआ है रिफिल टैंकों के। जो पहले वाला कंटेनर है इसके अंदर ज़्यादा सैंपल कलेक्ट होगा, डिवाइड करें, इसके अंदर कम सैंपल कलेक्ट। ये उसने उसको ना ओपन करके और टॉप पोजीशन पे ले आया उसको। और आगे फर्दर इनसाइड जो है वो डिवीजन है, मुख्तलिफ शेल्स या कैट्रिजेस बने हुए हैं। उसके अंदर जब सैंपल को पुट किया है तो ज़्यादा सैंपल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कम सैंपल यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए वो 50-50 उसने पहले किया सैंपल को, ये दोनों नीचे वाले ट्रेस के अंदर। अब वो एक 50% पोर्शन को दोबारा से उसमें ले जाएगा, पहले वाले ये उसने रिप्लेस कर दिया। जो एक ये 50% सैंपल अलहदा हुआ था उसको वापस ले गया पहले वाले ट्रे के अंदर, और दोबारा वो उसको रिफिल करेगा। तो अब फर्दर वो जो 50 पहले 50% तो इसमें रह गया ना, तो 50% ऊपर गया था, वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 25% इसमें आ जाएगा, इसके अंदर 75% हो जाएगा। अब वो 25% वाले को वापस रिफिल करेगा। ये देखें अब इसमें सैंपल साइज़ रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब उसने ये खाली टैग यहाँ प्लेस कर दिया ट्रे, और ये जो 25% कंटेन कर रहा है इसको वापस रिफिलिंग के लिए यूज़ करने जा रहा है। अब फिर से रिफिल करेगा तो यहाँ 12.5% या फर्दर जो है वो कम रह जाएगा, और इस तरफ जो है सैंपल ज़्यादा जमा होता जा रहा है। तो इस तरह से ये जो है एक ग्रॉस सैंपल को वो लेबॉर्ट्री सैंपल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग रिफिलिंग टैंक। तो ये देखिए वो ये बता रहा है कि इस तरफ ज़्यादा जमा हो गया, इसको हम स्टार्ट कर देंगे, ये वाला हमारा जो है वो लेबॉर्ट्री सैंपल होगा। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया ये रिफ्लेक्ट। अच्छा वापस हम चलते हैं अपने, ये जो कोनिंग एंड क्वार्टरिंग तो इजी था, रिफिलिंग को हमने वहाँ से वीडियो से देख लिया। ये दोनों काम जो है कोनिंग एंड क्वार्टरिंग एंड रिफिलिंग जो है ये सैंपल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है जी सॉलिड्स की सैम्पलिंग के बारे में बात होगी। अब हम लिक्विड्स की सैम्पलिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। लिक्विड्स की सैम्पलिंग जो है ये कैसे होगी, इसमें कहाँ से लिक्विड सैंपल्स जो हैं हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है एग्जांपल्स। पहला दोज ड्रॉन फ्रॉम कंटेनर्स ऑफ कमर्शियल सॉल्वेंट्स, जैसे इंडस्ट्री में जो सॉल्वेंट्स हैं उनसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लिक्विड्स को, उनका हम एनालिसिस करते हैं। बेवरेजेस का जो मशरूबात हम पीते हैं वो भी लिक्विड्स हैं, उनका अगर आपने सैंपल लेना हो, नेचुरल वाटर का सैंपल लेना हो, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का सैंपल लेना हो, जो मेडिकेशन में सिरप्स वगैरह सस्पेंशन इस्तेमाल होते हैं उनका सैंपल लेना हो, और ये क्या होता है टेंड टू बी होमोजीनियस, ज़्यादातर जो है लिक्विड्स होमोजीनियस होते हैं, मच ईजियर टू सैंपल। सॉलिड्स का कहा था डिफ़िकल्ट है सैंपलिंग, लेकिन लिक्विड ज़्यादातर चूँकि होमोजीनियस होते हैं तो इनकी सैंपलिंग आसान है। इसके लिए ग्रैब सैंपल ही काफ़ी होता है। ग्रैब सैंपल यानी सिर्फ एक बार ही आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो होमोजीनियस के लिए ग्रैब सैंपल ही ठीक होता है। वहाँ पर हम ग्रॉस सैंपल ले रहे थे, इसलिए फिर हमें फर्दर होमोजेनाइजेशन करना पड़ी, रिडक्शन करना पड़ा साइज़ में, कोनिंग करना पड़ी, क्वार्टरिंग करना पड़ी, रिफिलिंग करना पड़ी। तो ये चूँकि होमोजीनियस होंगे तो ग्रैब सैंपल ही काफ़ी है। इफ़ नेचुरल डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज स्लो, जैसे पॉन्ड में होता है, शेक या स्टिर इट बिफोर सैम्पलिंग। आप इसमें ये है कि अगर आप देखते हैं ना कि जो पॉन्ड का वाटर जो है उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो है, तो होमोजेनाइजेशन आसान नहीं है, तो आप खुद से उसको स्टिर करके होमोजेनाइज कर लेंगे सैम्पलिंग से पहले।
अच्छा, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर बेस्ट सैंपल्ड आफ्टर अ ट्रांसफर और इफ इन अ पाइप आफ्टर पासिंग थ्रू अ पंप। अगर आपने वाटर लार्ज बॉडीज वाटर की, जैसे आपने रिवर से या लेक से या कैनाल से आपने वाटर सैंपल लेना, तो पहले उसको पंप करेंगे, फिर एक पाइप में ट्रांसफ़र करके फिर उसको सैंपल में कलेक्ट करेंगे। और लार्ज स्टेशनरी लिक्विड्स कैन बी सैंपल यूजिंग थीफ सैंपलर। किसी जगह पे जो लिक्विड जो है या पानी कहीं पे स्टेशनरी है, फ्लो नहीं कर रहा, तो वो थीफ सैंपलर यूज़ करके आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए दिखाया गया है कि सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं या वैक्यूम टेनर्स इस्तेमाल करते हैं। टाइमिंग फॉर बायोलॉजिकल सैंपल, ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में। टाइमिंग फॉर बायोलॉजिकल सैंपल्स इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल ब्लड कंपोजिशन चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद ब्लड की कंपोजिशन जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पर सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग आफ्टर 12 आवर फास्टिंग इज़ ऑफ्टन रिकमेंडेड। मतलब जब आप जाते हैं लेबॉर्ट्री में तो आपसे पूछते हैं कि खाना खाया हुआ है, नाश्ता किया हुआ है, तो फिर पूछते हैं कितना टाइम हो गया हुआ है, तो एक्चुअली वो इस बात ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कुछ ऐसे सैंपल्स भी होते हैं वो कहते हैं जी आपने सुबह सुबह निहार मुँह सैंपल देना है, यानी फास्टिंग के साथ देना है सैंपल। या कुछ ऐसे सैंपल भी वो कलेक्ट करते हैं कि कहते हैं पानी पी के, पानी ढेर सारा पानी पी के फिर आप सैंपल यूरिन का सैंपल खास तौर पर कलेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सैम्पलिंग आफ्टर 12 आवर फास्टिंग इज ऑफ्टन रिकमेंडेड। 24 आवर यूरिन कलेक्शन इज बेटर दैन अ सिंगल स्पेसिमेन। तो यूरिन का आप जो है वो 24 आवर में एक रिपीट करके ले लेंगे सैंपल जो है। अच्छा, इन केस ऑफ ब्लड अ ग्रैब सैंपल इज ओके। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिरिंजेस आर यूज टू कलेक्ट ब्लड सैंपल। अब ग्रैब सैंपल का होता है कि ओनली वन टाइम सैंपल आप लेते हैं, तो ब्लड सैंपलिंग के लिए कहते हैं कि ग्रैब सैंपल ओके है, लेकिन यूरिन के लिए आप मुख्तलिफ सेवरल इंडिविजुअल सैंपल लेके फिर उसका ग्रॉस और उसमें से फिर आप सैंपल ले सकते हैं। ये सिरिंजेस दिखाई गई, आपको पता है कि ये आप लोगों को पता है लेबॉर्ट्री में जब जाते हैं क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में, तो ये वो इसके अंदर ना फर्दर कुछ सब्सटेंसेस प्लेस की होती हैं जो इनको प्रिजर्व करती हैं सैंपल्स को। मिलेगा और प्लाज्मा जो है वो नॉन क्लोटेड या अनक्लोटेड ब्लड मिलेगा। ये नीचे बताया गया। सीरम क्या है, फ्लूइड सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड, और सीरम डजंट क्लॉट। और इसी तरह से प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड सेपरेटेड फ्रॉम अनक्लॉटेड ब्लड, इट कंटेन्स फाइब्रिनोजेंस। अच्छा, तो सीरम और प्लाज्मा इनको सेपरेट करके आप एनालाइज करते हैं। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की जो स्टोरेज है वो इनमें की जाती है। प्रिजर्वेटिव सच एज सोडियम फ्लोराइड फॉर ग्लूकोज और एंटी कोएगुलेंट हेपरिन आर ऑफ्टन एडेड टू ब्लड सैंपल्स। तो इन ट्यूब्स के अंदर ही वो ऑलरेडी होंगे प्रिजर्वेटिव्स। सो अगर ग्लूकोज सैंपल है तो उसके लिए सोडियम फ्लोराइड होगा, और अगर एंटी कोएगुलेंट या फिर एंटी कोएगुलेंट कौन सा हेपरिन होगा ब्लड सैंपल्स के लिए तो यूज़ करते हैं। तो वैक्यूटेनर्स जो एवैक्यूएटेड ट्यूब्स हैं विद रबर कैप आर यूज टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं और उनके ऊपर ये रबर्स के कैप्स हैं, इनको ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थीफ सैंपलर लिक्विड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर है। पहले हमने पाउडर सैंपल को कलेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया था, अब लिक्विड सैंपल्स के लिए भी और बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं थीफ सैंपलर को। थीफ सैंपलर पहले भी हमने इसी तरह का देखा था। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ये पिपेट्स है। ये थीफ सैंपलर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया और ये उसका एक्सटर्नल यूज़ दिखाया जा रहा है। अच्छा, थीफ सैंपलर इट इज़ यूज फॉर द सैम्पलिंग ऑफ लार्ज स्टेशनरी लिक्विड्स। अगर स्टेशनरी लिक्विड्स के लिए करना है तो फिर आप क्या करेंगे, थीफ सैंपलर यूज़ करेंगे। आगे थी द सेपरेट पोर्शंस ऑफ लिक्विड्स कैन बी एनालाइज्ड इंडिविजुअली एंड रिजल्ट्स कंबाइंड। Portions can be combined into one gross sample and replicate analysis is performed.
जो स्टेशनरी लिक्विड्स हैं उनके लिए ग्रॉस सैंपल आपको एडवाइस किया जा रहा है। पिपेट्स भी यूज़ करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो पिपेट यूज़ फॉर सैम्पलिंग ऑफ होमोजेनियस सैंपल्स। ये वो पिपेट्स हैं, ये देखिए ये नीचे लगी है, तो नीचे ऊपर जो है ना वो सैंपल कलेक्शन के लिए लगाया गया है। ग्रैब सैम्पलर को अगर लिक्विड सैंपल आपने पहले हमने ग्रैब सैम्पलर थीव सैम्पलर पहले भी पढ़ा है, लेकिन वो हमने सॉलिड सैंपल्स के लिए डिस्कस किया। अब हम लिक्विड सैंपल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रैब सैम्पलर फॉर लिक्विड सैंपल्स क्या है? लिक्विड सैंपल्स आर ऑफ्टन ऑब्टेन्ड विद अ डिवाइस नोन एज ग्रैब सैम्पलर। ये उसका यूज़ दिखाया गया है कि ये किसी समुंदर से या दरिया से ही वो पानी कलेक्ट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा वो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं ग्रैब सैम्पलर। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल कंटेनर इनटू विच अ स्मॉल बॉटल इज प्लेस्ड। ये पूरा बॉटल मेटल का कंटेनर, इसके अंदर कोई स्मॉल बॉटल होगी जिसके अंदर सैंपल एक्चुअली कलेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद द टॉप ऑफ बॉटल इज क्लोज विद अ स्टॉपर। ये जो इंटरनल बॉटल है उसका कनेक्टेड टू अ लिंक हेल्ड बाय द पर्सन डूइंग द सैम्पलिंग। बॉटल को कहते हैं उसका टॉप जो है वो क्लोज किया गया स्टॉपर के साथ, और उसके साथ एक क्या है, एक कोई वायर है या एक रोप है या स्ट्रिंग है जो उसके साथ बंधा हुआ है, और वो जो पर्सन है जो सैम्पलिंग कर रहा है उसके कंट्रोल में है वो। इट इज़ लोअर टू द डिजायर्ड डेप्थ, इसको हम नीचे ले जाएंगे। इट इज़ लोअर टू द डिजायर्ड डेप्थ इन द लिक्विड, द वायर अटैच टू इट इज़ जर्क टू ओपन द सैंपल बॉटल। वो वायर को, ये देखिए ये वाली वायर को इसको खींचेंगे तो उसका स्टॉपर ओपन हो जाएगा और उसके अंदर वो लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा बॉटल के अंदर। अच्छा, फिर क्या होगा? इट इज़ फिल्ड, जैसे ही वो जर्क लगाएंगे वो स्ट्रिंग या रोप से ओपन हो जाएगी, वो फिल हो जाएगी। इट इज़ ऑटोमेटिकली सील्ड, जब वो फिल हो जाएगी तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, और केबल कनेक्टेड टू इट इज़ यूज टू लिफ्ट द सैंपल। फिर वो उसको उसी केबल के ज़रिए से ऊपर से लिफ्ट कर लेंगे, उसमें से हटा लेंगे। अच्छा जी, अब सैंपल कलेक्शन कंटेनर्स कुछ वैसे ही मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। ये कलेक्टिंग बॉटल्स हैं सैम्पलिंग के लिए। ये पाउडर सैंपल्स या लिक्विड सैंपल्स इनके अंदर प्लेस किए जा सकते हैं। ये भी सैंपल कंटेनिंग बॉटल्स हैं, बहुत सारी दिखाई गई हैं। ये सैम्पलिंग बैग्स हैं, और ये भी कुछ सैम्पलिंग बैग्स हैं या सैम्पलिंग कंटेनर्स हैं। ये आम तौर पर क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में या केमिकल लेबॉर्ट्री में या एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में इस तरह के कंटेनर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम सैम्पलिंग ऑफ गैसेस पे। सैम्पलिंग ऑफ गैसेस जो है ये छोटी सी बात है, इसे काफ़ी टॉपिक इसमें हो सकता था, लेकिन मैंने इसको बहुत प्रिसाइज किया है, इसको कम कर दिया मैंने। सैम्पलिंग ऑफ गैसेस डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये कहाँ पे आप कलेक्ट करेंगे। एयर क्वालिटी असेस करनी है उसके लिए, या फिर वर्कर्स जो है ड्यूरिंग देयर वर्क एट मैनी वर्क प्लेसेज आर एक्सपोज टू गैसेज एंड वेपर्स, जो इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। दीज एक्सपोजर्स नीड टू बी कैटेगराइज्ड एंड मेजर्ड एनालिटिकली। जहाँ आप मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस के ऊपर कौन कौन सी गैसेज हैं ये नीचे एक चार्ट में दिखाया गया है। कार रिपेयर शॉप्स पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्यूल वेपर्स होते हैं। प्रिंटिंग प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेपर्स फ्रॉम प्रिंटिंग, कलर्स एंड प्यूरिफाइंग एजेंट्स ये हो सकते हैं। और सर्जरीज या एनेस्थेटिक रिकवरी हॉस्पिटल्स में क्या हो सकते हैं? N2O या एनेस्थेटिक गैसेज हो सकती हैं। पेंटिंग वर्क्स में क्या हो सकते हैं? सॉल्वेंट वेपर्स फ्रॉम कलर्स, लैक्कर्स और डाइल्यूटर्स। केमिकल इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक गैसेज के वेपर्स हो सकते हैं। गैसेस की सैम्पलिंग जो है ग्रैब सैंपल से ही की जा सकती है, और यूजुअल मेथड इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड्स नॉट रिएक्टिंग विद और सोलिबलाइजिंग सैंपल। और जो हम सैंपल्स ब्रीथ सैंपल्स लेते हैं, द पर्सन ब्लोज इनटू एन एवैक्यूएटेड बैग। ऑटो एग्जॉस्ट के सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं? कलेक्ट इन लार्ज एवैक्यूएटेड प्लास्टिक बैग। ऑक्सीजन CO2 डिजॉल्व इन लिक्विड, जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी से निकालते हैं, पर ब्लड में अगर है ऑक्सीजन और CO2 तो कैसे इज कंसीडर्ड एज अ लिक्विड सैंपल। अगर ये गैसेज है वैसे आमतौर पर O2 और CO2, लेकिन अगर ये ब्लड में है तो इसको लिक्विड सैंपल के तौर पर डील किया जाएगा, और लिक्विड सैंपल की सैम्पलिंग और कलेक्शन हम पहले डिस्कस कर रखी है। अच्छा, एक काम है सैम्पलिंग विद एनरिचमेंट। सब्सटेंस यानी गैस को हम एड्जॉर्ब कराते हैं सॉलिड की सरफेस के ऊपर, और एब्जॉर्ब ऑनटू अ सॉलिड कलेक्शन फेज और एब्जॉर्ब इनटू सॉल्यूशन। यानी गैस को या तो हम एब्जॉर्ब करवा के भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं। एब्जॉर्ब होता है
सॉलिड की सरफेस के ऊपर अटैच करवाना, और एब्जॉर्प्शन होता है किसी लिक्विड में मिक्स करके सोल्यूशन बना लेना होमोजेनियस। अच्छा, इन एक्टिव सैम्पलिंग प्रोसीजर वर्क प्लेस एयर इज ड्रॉन इनटू अ कलेक्शन मीडियम यूजिंग स्पेशली डिजाइन सैम्पलिंग पंप्स। अभी हम आगे तो देखेंगे, ये ज़्यादातर गैस सैम्पलिंग के लिए ये टेटलर ट्रेडमार्क बैग इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्परेचर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है इन डिटरमिनिंग वॉल्यूम एंड हैंस कंसंट्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर से वॉल्यूम चेंज हो जाता है गैसेस का। और डायरेक्ट सैम्पलिंग गैस स्टोरेज वेसल्स और गैस सैंपल बैग जो कि टेटलर ट्रेडमार्क बैग जो दिखाएंगे, इनको यूज़ करते हैं गैस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। बैग इज कनेक्टेड टू पंप एंड एयर इज ड्रॉन एट 1 to 3 लीटर्स पर मिनट। ये रेट है उसका कलेक्शन का, और ये फॉर्मूला भी दिया है कि वॉल्यूम जो होगा वो रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये रेट फ्लो रेट है, आर वी इज वॉल्यूम जो कलेक्ट करना है, आर इज फ्लो रेट लीटर्स पर मिनट, और टी इज टाइमिंग ऑफ द सैम्पलिंग। अच्छा, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, हमने वैसे शामिल कर दिया था कि टू एस्टिमेट द एक्सपोजर ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस इन प्रिंसिपल द वर्क प्लेस एयर इज ड्रॉन थ्रू एन एडिक्वेट कलेक्शन मीडियम यूजिंग अ पंप। द कंप्लीट मेजरमेंट इन्वॉल्व्स क्या सैम्पलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन और असेसमेंट। ये उसी एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको मेजर करने के लिए प्रोसीजर बताया गया कि सैम्पलिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट स्टोर करेंगे, एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे और फिर असेसमेंट करेंगे। अच्छा, सैम्पलिंग विदाउट एनरिचमेंट भी होती है और विद एनरिचमेंट भी होती है। एनरिचमेंट ये होता है कि जैसे भी बताया था कि किसी सॉलिड के साथ एब्जॉर्ब करवा के मिक्स कर ले या किसी लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब करवा ले। विदाउट एनरिचमेंट ये कि डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं, वो ट्रेडमार्क बॉटल्स में कलेक्ट कर लेते हैं और सैंपल्स इन ओरिजिनल स्टेट, और इसमें एनरिचमेंट के साथ यानी किसी के साथ मिक्स करेंगे तो एब्जॉर्प्शन हो सकती है, और रिएक्शन भी हो सकता है किसी के साथ। बस ये आखिरी बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग ऑफ गैसेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ गैसेज, जिसमें गैस सैम्पलिंग बैग, स्टेनलेस स्टील कंटेनर, फिल्ट्रेशन यूनिट, गैस एब्जॉर्प्शन ट्यूब्स, इम्पिंजर्स, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक सैम्पलर्स, थर्मल प्रेसिपिटेटर्स। ये यहाँ तक आज हम बात कर लेते हैं। बाकी ये इम्पिंजर्स और सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी वैसे ही आपको गो थ्रू करना है कि गैस सैम्पलिंग जो है हम किस तरह के कंटेनर्स में करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्विज जो आपका थर्सडे को है। उस क्विज में बच्चों आप लोगों ने एक तो वो पहला काम जो हमारा था ना, स्टैटिस्टिकल टर्म्स जो थी सारी आप लोगों ने पढ़ाई थी, उनके ऊपर बात करनी है आपने। उसमें क्या क्या था मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या रेडी करना है। आपने सबसे पहले जो 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो है मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन